गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंडामेंटल एंड कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स, जो कि 12th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जो है क्वेश्चंस भी आपके आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट अप्रॉक्सीमेटली जो है 10 मार्क्स कंटेन कर लेता है। 10 मार्क्स टू 15 मार्क्स के आसपास जो है ये कंटेन करता है, ठीक है। तो आज हम लोग मैट्रिक्स के बारे में जानने वाले हैं। तो मैट्रिक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आखिर मैट्रिक्स है क्या। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एंड ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, ठीक है। ये क्या होता है, एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर्ड में जो है एक रेक्टेंगुलर अरे होता है। रेक्टेंगुलर अरे मतलब कहने का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल शेप में जो है इसको अरेंज किया जाता है, ठीक है। और ये जो है नंबर्स का एक अरेंजमेंट होता है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या हम लोग देखते हैं कि नंबर्स का अरेंजमेंट और फंक्शंस का अरेंजमेंट। अब आपको फंक्शंस तो पहले से ही पता है और नंबर भी पता है। फंक्शन अगर आप नहीं जानते हैं तो आप इजीली जान लीजिए कि अगर किसी का हम लोग ग्राफ प्लॉट करें, ठीक है, अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं तो साइन एक्स का अगर आप ग्राफ जान रहे हैं तो साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है। साइन एक्स का ग्राफ इस तरह से होता है ना, इस तरह से ये चलता जाता है। तो फंक्शन अगर किसी भी कोई भी अगर फंक्शन है तो उसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करके अगर वाई एक्सिस के पैरेलली अगर लाइन को ड्रॉ करते हैं तब देखते हैं कि हम लोग अगर वो उस ग्राफ को किसी एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन है। अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो वो फंक्शन नहीं है। एक तो ये रीज़न होता है, ठीक है। तो उस वैसे ही हम लोग देखेंगे। तो मैट्रिक्स जो है क्या है, एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, एंड फंक्शंस इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। आप इसके बदले में और भी डेफिनेशंस है उसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, इट इज़ नथिंग बट अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, विच इज़ गिवन। अब कोई इक्वेशंस दिया हुआ रहे और इसके बदले हम लोग और भी क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए कि कोई इक्वेशन दिया हुआ है आपको a1x1 a11x प्लस a122x इज इक्वल टू b1, ठीक है। इधर मान लेते हैं हम लोग a21x प्लस a22y इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पे ये है b2, ठीक है। तो अगर हमको इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना है तो मैट्रिक्स क्या बोलता है, तो मैट्रिक्स का एक और डेफिनेशन होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। तो ये क्या होता है, इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म में जब अरेंज करेंगे तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स देखिए, इसका कोएफिशिएंट है a11, इसका कोएफिशिएंट है a12, इसका कोएफिशिएंट है a21, इसका कोएफिशिएंट है a22, है ना। और ये b1 b2 भी है, तो इधर आ जाएगा ये b1 b2। इस तरह से हम लोग इसको अरेंजमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये है एक मैट्रिक्स। अब इसका ये तो इसका एग्जाम्पल हो गया। इसका एग्जाम्पल क्या है कि कोई एक फंक्शन है, मान लेते हैं कि एग्जाम्पल हम भी देखना बहुत ज़रूरी है। ले लीजिए कोई एक है, वो मैट्रिक्स है रेक्टेंगुलर अरे, मतलब जो भी होगा रेक्टेंगल के शेप का होगा, ठीक है। इसको डिनोट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से एक शेप ड्रॉ करते हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा, यहाँ पे क्या है कि कोई भी आप ले लीजिए नंबर ले सकते हैं, 2 4 6 8, ये क्या हुआ आपका एक मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। इसी तरह से ये मतलब फॉर्मेशन होता है। इसको भी और भी अच्छे से समझेंगे हम लोग, इतना समय तो नहीं आया होगा समझ में उतना। अब आगे हम लोग देखते हैं इसका ऑर्डर क्या होता है, ठीक है। अब जैसे कि एक मैट्रिक्स लेते हैं, कोई भी एक मैट्रिक्स लीजिए, मान लेते हैं कि ए कोई मैट्रिक्स है। इसमें पहला एलिमेंट को हम लोग लिखते हैं a11, दूसरे एलिमेंट को a12, तीसरे एलिमेंट को a13,
सो ऑन A1 N। फिर इसको लिखते हैं A21, इसको लिखते हैं A22, इसको लिखते हैं A23, सो ऑन A2N। फिर इसी तरह से ये नीचे भी जाएगा, मान लीजिए कि कहाँ तक जाता है, M तक जाता है, AM1, AM2, AM3, सो ऑन AMN आता है। ठीक है, ये कंक्लूजन समझिए। मैट्रिक्स में आप जो ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, इस टाइप से जो लाइन है, ठीक है, जो हॉरिजेंटल लाइंस बन रही हैं, हॉरिजेंटल लाइंस को हम लोग बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रो। जो हॉरिजेंटल लाइंस बन रही है उनको हम लोग बोलेंगे रो। तो ये भी आपका क्या है? रो है। ये भी आपका क्या है? रो है। ठीक है। उसके बाद जो वर्टिकल लाइंस देख रहे हैं आप, इसको बोलते हैं हम लोग कॉलम्स। क्या बोलते हैं? कॉलम्स। ये जो वर्टिकल लाइंस है क्या है आपका? कॉलम्स है। ये भी जो है, ये भी क्या है आपका? कॉलम है। ये भी जो है, ये भी आपका क्या है? कॉलम है। ठीक है। तो आप समझ पा रहे हो कि जो वर्टिकल है, जो वर्टिकल है उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकल है उसको बोलते हैं कॉलम, और जो हॉरिजेंटल है उसको बोलते हैं रो। ठीक है। अब यहाँ पे A11 का मतलब क्या है? यहाँ पे A11 को हम लोग समझ लेते हैं। A11 का मतलब क्या कि यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम लोग दिखाते हैं कि अगर मान लीजिए कोई मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है, जैसे Aij, ठीक है, Aij मान लेते हैं, इफ Aij इज एन एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, किसी एक मैट्रिक्स का जो है Aij कोई एलिमेंट है, देन या फिर डैट मीन ये जो I है डिनोट्स, ये डिनोट करेगा रो को, एंड J डिनोट करेगा, डिनोट्स कॉलम को। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है कि जो I है वो क्या डिनोट करता है? रो, और जो J है वो क्या डिनोट करता है? कॉलम। तो अगर आप A11 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि A11 का मतलब है कि पहला वाला क्या है? देखिए, I के जगह पे 1 और J के जगह पे भी 1, मतलब I क्या है? पहला रो डिनोट कर रहा है, ये कॉलम डिनोट कर रहा है ना। तो मतलब क्या कि फर्स्ट रो का, फर्स्ट कॉलम का जो पहला एलिमेंट है वो क्या है? A11। तो A11 क्या हुआ आपका? तो हम इसको क्या लिखेंगे? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। ठीक है। इसी तरह से आगे भी हम लोग यूज कर सकते हैं। A21 अगर लिख रहे हैं तो यहाँ पे I के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2। J के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 1। I के जगह पे 2 है, मतलब क्या? I के जगह पे 2 होने का मतलब क्या कि रो जो है वो दूसरा है, कॉलम जो है वो पहला है ना। तो मतलब है क्या कि ये हो गया क्या? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ किसका? सेकेंड रो का, है ना, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। उसी तरह से A23 अगर बोले आपसे, तो आपको पता है कि I इज इक्वल टू 2 है और J इज इक्वल टू 3 है, मीन्स ये तो रो डिनोट कर रहा है, मतलब ये दूसरा रो का एलिमेंट है, और किस कॉलम का? तीसरा, दूसरा रो का थर्ड एलिमेंट है ये। ठीक है। तो इसको लिखेंगे थर्ड एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। ठीक है। अब इसको आपको ये अगर आप समझ लिए हैं तो आप इजीली आप समझ सकते हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स है A, अगर बोल दिया जाए कि आपको A11 क्या है, तो बोल दीजिएगा आप फर्स्ट रो का
अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे है, अब आपको हमको बताना है, तो आप कमेंट में लहरा सकते हैं कि कौन सा क्या है, एक देंगे बनाने के लिए आपको। जैसे कि A11 है, तो आप बताइए क्या है ये A11, ये क्या है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, है ना। A21 अगर बोला जाए तो ये क्या है, ये है आपका फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो। उसके बाद A12 अगर बोलेंगे तो A12 का मतलब क्या है कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो, है ना। और A21 अगर बोलेंगे तो ये आप बताइए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि कोई एक मैट्रिक्स है जिसमें रोज जो है m है और कॉलम्स जो है n। तो मान लेते हैं अ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, अ मैट्रिक्स A मान लेते हैं, A हैज़ m कॉलम्स या फिर m रोज एंड n कॉलम्स, then it's ordered be m क्रॉस n, ठीक है। इसको m बाय n पढ़ते हैं, क्रॉस नहीं पढ़ना है आपको, m बाय n। तो अगर कोई मैट्रिक्स है A जिसमें m रोज है और n कॉलम्स है, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, m क्रॉस n। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा क्लियरिटी देगा। जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 4। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है, ये भी रो है, ये भी रो है, तो कितना रो, 2। पहले रो का लिखना है। उसके बाद यहाँ पे m क्या डिनोट कर रहा है आपको, नंबर ऑफ़ रोज़। n क्या डिनोट कर रहा है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, है ना, नंबर ऑफ़ रोज़, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। तो यहाँ पे ये वाला 2 हो गया, रो हो गया, ये भी हो गया रो, तो रो है यानी 2। अब ये वाला भी है कॉलम, ये भी है कॉलम, है ना, ये भी है कॉलम, ये भी है कॉलम आपका। तो 2 क्रॉस 2, ये क्या हो गया, 2 क्रॉस 2, क्योंकि नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 2। तो ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ ए क्या लिखेंगे हम लोग, 2 क्रॉस 2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, 2 क्रॉस 2, या फिर आप इतना ही लिखिए अभी, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। आप इसको 2 भी लिख सकते हैं, बट अभी उतना नहीं जाना है डिटेल में, मतलब अभी धीरे धीरे, थोड़ा धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया ये यहाँ पे 2 क्रॉस 2। अब यहाँ पे अगला एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, A इज इक्वल टू 5 6 7 8 9 3 2 1। अब इसका ऑर्डर हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना होता है, रो और उसके बाद कॉलम। तो रो देख लेते हैं, 1 और 2, मतलब 2 रो बाय कितना कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम और 4 कॉलम, मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ A इज इक्वल टू 2 क्रॉस 4, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स और ले लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल पे, फोर सिक्स वन एट 4 5 3 2 4 6 1 3 5 8 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। अब ये एक मैट्रिक्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो, ये एक रो, कितना रो, 4 रोज बाय कितना कॉलम्स, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, मतलब कितना कॉलम्स, 4 कॉलम्स एंड 4 रो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर ऑफ ए हो जाएगा, यानी ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स है ए, उसका कितना हो जाएगा, 4 क्रॉस 4।
अब यहाँ पे किसी को डाउट हो सकता है कि हर जगह आप ए ही यूज कर रहे हैं, तो क्या मैट्रिक्स का नोटेशन क्या ए ही होता है? नहीं, कोई फिक्स नहीं है, आप किसी भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर को ले सकते हैं, ठीक है, बट कैपिटल लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग उसको डिनोट कर सकते हैं। तो अब आपको बहुत अच्छा क्लैरिटी फील हो रहा होगा। अब हम लोग आगे आते हैं। जैसे यहाँ पे है, इतना करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक और सीख लेते हैं कि मैट्रिक्स का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, ठीक है। हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, हाउ टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। इस पे आपका एनसीईआरटी में क्वेश्चंस भी है और अक्सर बोर्ड में जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो मान लीजिए क्या अगर दिया हुआ है m इज इक्वल टू ए आई जे, एम इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, कोई मैट्रिक्स है और यहाँ पे दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू, क्या दिया हुआ है, ए आई जे इज इक्वल टू मान लीजिए आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, ये दिया हुआ है। एंड फॉर्म अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, और 2 भी लिख सकता है इसको, ठीक है। जब मान लीजिए जब दोनों सेम रहे ना, तो आप एक ही लेटर यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ एक ही नंबर 2 क्रॉस 2 है, तो आप इसको ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स बोल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है 2 क्रॉस 4, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर 2 क्रॉस 4 ही लिखना होगा, 2/4 ही लिखना होगा। यहाँ पे 4/4 है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4/4 का मैट्रिक्स है, इसलिए ऑर्डर इसका 4 भी आप इसको लिख सकते हैं, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोलता है कि ए आई जे दिया हुआ है आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, और फॉर्म करने बोलता है एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर है 2। तो आप सबसे पहले एक ऑर्डर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स जो है आप मान लीजिए। तो लेट मान लेते हैं कि ए इज इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। अब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, तो हम लोग पहला एलिमेंट तो जानते हैं कि क्या होना चाहिए, A11, दूसरा एलिमेंट A12, यानी पहला रो का दूसरा एलिमेंट, पहला रो का पहला एलिमेंट। अब ये दूसरा रो है, तो दूसरा रो का पहला एलिमेंट है, तो पहला। फिर उसके बाद दूसरा रो है और दूसरा एलिमेंट है, ये हो गया 2 क्रॉस 2 का, है ना। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 2 एंड नंबर ऑफ रोज 2। अब आपको पता करना है A11 क्या है। तो अब हम लोग पता करेंगे, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू, यहाँ पे गिवन है ना, सिंस ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर बाई 2, तो हम लोग क्या करेंगे, A11 निकालेंगे। A11 मतलब आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1, तो आप पुट करिए आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 1 का होल स्क्वायर बाय 2। अब 1 और 1 2 का स्क्वायर बाई 2, 2 का स्क्वायर होता है 4/2, कैंसिल करिएगा आएगा 2। फिर अगर A12 निकालेंगे, तो A12 मतलब क्या, A12 पहला रो दूसरा कॉलम, यानी आई के जगह पे है 1, जे के जगह पे है 2, तो फुट करेंगे आई के जगह पे 1, जे के जगह पे 2 का होल स्क्वायर बाय 3। तो ये 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर हो गया आपका 9/2। उसके बाद A21 जब निकालेंगे, तो आई के जगह पे आपका क्या है 2, जे के जगह पे क्या है 1, तो फॉर्मूला हो जाएगा 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2। अब 2 + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर बाई 2, यानी 3 का स्क्वायर 9/2। अब A22 जब निकालेंगे, तो A22 आई के जगह पे है 1, आई के जगह पे 2, जे के जगह पे भी 2, तो पुट करेंगे 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर बाई 2, यानी 4 का स्क्वायर 16/2, कैंसल आउट, मिल गया 8। तो आपको अब सब एलिमेंट्स पता चल चुका है। अब सब एलिमेंट्स जब पता चल चुका है, तो आप उसमें ए में पुट कर दीजिए। देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला टर्म है A11 क्या मिला है आपको 2, तो आप 2 रख सकते हैं। फिर A12 9/2, तो 9/2 रख दीजिए।
फिर क्या मिला है A21, फिर 9/2 मिला है तो 9/2, फिर A22 8 मिला है तो 8। ठीक है, ये हो गया आपका 2/2 का मैट्रिक्स और ये है आपका आंसर। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चंस आपको NCERTs में मिलेंगे, एकदम हूबहू क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये है। अब यहाँ पे हम लोग जान लेते हैं कि हम लोग किस तरह से जान सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है। ठीक है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना है, तो इसको जानने के लिए हम लोग अब थोड़ा सा रूल्स देखते हैं। ठीक है, क्या है, एकदम बहुत ईजी है, 2 मिनट में हो जाएगा। तो अब हम लोगों को देखना है क्या कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना होता है। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, इसको हेडिंग दे देते हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स में जो है टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितना हो सकता है। ठीक है, ये हमको जानना है। इफ़ m इज इक्वल टू, मान लीजिए नंबर ऑफ़ रोज़ है, एंड n इज इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम्स है। n क्या है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स। देन तब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, m क्रॉस n, मतलब m को मल्टीप्लाई कर देना है n से, यानी mn आप लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं इसमें, लेट a इज इक्वल टू, मान लीजिए क्या कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया है आपको, a इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, देन फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा ऑर्डर आपको गिवन है, अगर ऑर्डर आपको गिवन है तो सीधा ऑर्डर को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसी में तो रो है। ये हो गया आपका रो और ये है आपका कॉलम, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे, गिवन A इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3, देयरफॉर नंबर ऑफ रोज़, ये डिस्क्रिप्टिव वे में हो गया, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव में लिखने के लिए बोला जाए तो, नहीं तो शॉर्ट फॉर्म में तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 12 आ जाएगा, तो वही है। तो और उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, 3, देयरफॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप, इन अ मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, 4×3, यानी 4×3 जा 12, मतलब इसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने होंगे, 12। तो ये है आपका प्रोसीजर। ठीक है, कैसे आपको फॉलो करना है और कैसे आपको अप्रोच करना है इससे। ठीक, अब उसके बाद मैट्रिक्स का एक रूल है, वो हम लोग जानते हैं, जिससे कि आप लोग NCERT वगैरह को सॉल्व कर पाइएगा इजीली, अगर आप जान ले तो। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, देन देयर कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। ठीक है, ये एक रूल है, रूल होता है, दो मैट्रिक्स तभी इक्वल हो सकते हैं जब उसके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो रूल में हम लोग जान लेते हैं पहला, कि मान लेते हैं कि इफ़ टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ़, या फिर इसको आप हेडिंग में लिख सकते हैं, इक्वालिटी इन टू मैट्रिसेस। बहुत इम्पॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, इक्वालिटी इन टू मैट्रिसेस, मान लेते हैं कि लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर कुछ भी मान लेते हैं, मान लेते हैं क्या कि m×n है, ऑर्डर क्या है, m×n। लेट A एंड B बी टू मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m×n बी टू इक्वल मैट्रिसेस।
ठीक है, ए एंड बी भी टू इक्वल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब ए और बी क्या है, इक्वल मैट्रिसेस है इफ़, ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लिखिए इसको थोड़ा इस तरह से लिखेंगे, ए एंड बी टू इक्वल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n इफ देयर corresponding elements are equal, जब उसके corresponding elements क्या हो, equal। तो A और B जो कि दो इक्वल मैट्रिसेस हैं उनको इक्वल तब कहेंगे जब उनके कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहने का मतलब, अगर पहले वाले मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट ले रहे हैं तो दूसरे वाले मैट्रिक्स का भी पहला एलिमेंट सेम होना चाहिए। एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। मान लीजिए क्या कि ए जो है इज इक्वल टू 1 2 3 4 है, जो कि 2 क्रॉस 2 का है। ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, इसलिए ऑर्डर वहाँ पे दोनों का सेम ही लिया है, और 1 2 3 4 2 क्रॉस 2। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि a इज इक्वल टू बी है, तो a इज इक्वल टू बी क्यों है? सबसे पहली बात तो आप ये पूछिए कि a इज इक्वल टू बी क्यों है। a इज इक्वल टू बी इसलिए है कि 1 2 3 4 जब हम लोग ले रहे हैं तो यहाँ पे भी 1 2 3 4 अगर हम लोग लेंगे तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका पहला एलिमेंट 1 है तो इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, इसका पहला एलिमेंट 2 है तो इसका भी पहला एलिमेंट 2 है, इसका तीसरा एलिमेंट 3 है तो इसका भी तीसरा एलिमेंट 3 है, इसका फोर्थ एलिमेंट 4 है तो इसका भी फोर्थ एलिमेंट 4 है। तो देख रहे हैं यहाँ पे कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इसको कहते हैं कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, मतलब पहला का पहला तो दूसरा का दूसरा, ठीक है। इस तरह से कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है सेम होना चाहिए, तभी आप कहिएगा क्या कि वो दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो कि फेवरेट है, बोर्ड्स वगैरह में पूछा जाता है, वो इस तरह से देगा कि 1 2 3 और यहाँ पे टी दे दिया, जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए, टी से आप ज़्यादा फैमिलियर नहीं में एक्स मान लेते हैं, और मान लेते हैं कि यहाँ एक मैट्रिक्स है 1 2 3 और 5। जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, तो बोलता है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ टी, ठीक है, टी का हमको वैल्यू निकालना है। तो अब आपको दिख रहा है कि जब दो मैट्रिसेस इक्वल हैं तो मतलब क्या है कि कॉरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होगा। अगर इसका पहला 1 तो इसका भी पहला 1, इसका पहला 2 तो इसका भी पहला 2, इसका पहला 3 तो इसका भी 3, तो ये अगर x तो ये क्या 5, यानी x इज इक्वल टू 5। ये हो गया आपका आंसर। उम्मीद है कि समझ आ रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि इतना लेजिबल तरीका है कि नहीं समझ में आए तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर से बोलिए, फिर से समझा देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग x t y, और इसको मान लेते हैं 2 है, ये 2 है आपका, ठीक है। और यहाँ पे एक कोई ले लेते हैं 6 3 4 2। तो अब आप इजीली बता सकते हैं कि x t y का वैल्यू कितना होगा। ये x ये 6 के इक्वल है तो x इज इक्वल टू 6 होगा, ये t ये 3 के इक्वल है यानी t इज इक्वल टू 3 होगा, ये y ये 4 के इक्वल है मीन्स y इज इक्वल टू 4 होगा। तो ये है आंसर आपका, ठीक है। तो आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो गया, तो इतना तक रखते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल आने वाला है आप लोगों का, ठीक है, कल हम लोग देखेंगे कि NCERT बुक्स यानी 8.1 या फिर RS अग्रवाल वगैरह में हम लोग किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं क्वेश्चंस को, और जो बोर्ड्स में जो डायरेक्टली पूछे गए क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको इसमें करवाने वाला हूं। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है कि हमारे यूट्यूब चैनल से ही फंस जाए एग्ज़ाम में, ठीक है। तो धन्यवाद देखने के लिए, और कोरोना में रहें, कोरोना से बचिए, ठीक है, घर में रहें, स्वस्थ रहें, और वीडियो को थोड़ा शेयर वगैरह करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।